कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे मन लगा करके। चलते हैं हम लोग क्लास 10th। आज हम लोग चौथा लेसन बायोलॉजी का जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, उसका क्या उत्तर होनी चाहिए, इन सब सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। पहले वीडियो में हमने इसके विस्तार से चर्चा किया था कि कैसे मानव हृदय का वर्णन है और सबका हमने विस्तार से देखा था। अब देखते हैं हम लोग कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। कार्बनिक अणुओं के विखंडन से, जो कार्बनिक अणु हैं उनके विखंडन से उत्पन्न होने वाले सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो देखिए, कार्बनिक अणु जितने भी होते हैं, जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं ना, वो क्या है, एक तरह से कार्बनिक अणु है। और उनमें जो हम मुख्य रूप से जो गैसें हैं इनका जो हम उपयोग करते हैं वो क्या हमारी कार्बनिक अणु में आ जाते हैं। तो ये जो भोजन जो हम लोग करते हैं जब वो टूटता है या सांस लेते हैं जब टूटता है तो मूल रूप से क्या उत्पन्न होता है? तो याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछेगा कार्बनिक अणुओं के विखंडन से मूल रूप से क्या उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कार्बनिक अणुओं के विखंडन से सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ। देखिए, जो एमिनो अम्ल है उनके विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक अम्ल है। तीन चीज है, याद रखेंगे। एमिनो अम्ल है, यूरिया है और यूरिक अम्ल है। किसके? तो जो एमिनो अम्ल है उनके विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ हैं। ठीक है, कौन कौन? तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे कि एमिनो अम्ल आपके शरीर में है, उसके विखंडन से क्या क्या मिलेगा? तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज्यादा विषैला कौन है? तो यूरिया और अमोनिया में ज्यादा विषैला कौन है? तो याद रखेंगे अमोनिया। कम जटिल है, अब विषैला ज्यादा है अमोनिया। आप देखे होंगे कि खास करके जब अमोनिया आपके बॉडी में आ जाएगी तो आपको बेचैनी होगी, जी मिचलाएगा, उल्टियां होगी, यहां तक कि जान भी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखेंगे यूरिया और अमोनिया में कौन कम जटिल है? तो जटिल कम है अमोनिया, विषैला कौन है? तो अमोनिया। ठीक है, यूरिया ज्यादा जटिल है लेकिन विषैला कम है, लेकिन अमोनिया कम जटिल होते हुए विषैला ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? अमोनिया। क्या लिखेंगे? अमोनिया। आगे हमारा है अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर के किस सतह से निकलती है? तो देखिए, जो अमीबा होते हैं यानी एक कोशिकीय जो जीव हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ जो है वह निकलती है विसरण की क्रिया द्वारा। अगर आपसे कोई पूछे कि अमीबा में उत्सर्जन किस क्रिया द्वारा, तो विसरण की क्रिया द्वारा। ठीक है, अमीबा में उत्सर्जन किस क्रिया द्वारा? विसरण की क्रिया द्वारा। कोई दिक्कत? विसरण समझ रहे ना? जैसे वो अमीबा होता है और उसके बॉडी में स्वतः गैस आती है, स्वतः गैस निकलती है, स्वतः आती है, स्वतः निकलती है। क्लियर? तो किसके द्वारा निकलती है? विसरण की क्रिया द्वारा। आगे है मूत्र मार्ग क्या है? तो हमने बताया था कि हमारे शरीर में जो मूत्र थैली है, मूत्राशय, उससे एक नली निकलती है जिससे हम लोग मूत्र को बाहर निकाल देते हैं, तो उसको कहते हैं मूत्र मार्ग। यानी हमारे बॉडी के अंदर यानी शरीर के अंदर देखिए, मूत्राशय से निकलने वाली वह नली जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग का मतलब क्या? मूत्राशय से जुड़ी हुई एक नली है जिसके माध्यम से हम शरीर से मूत्र को क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग। आगे हैं मनुष्य के वृक्क के दो महत्वपूर्ण, हमारा जो खून ये सॉरी वृक्क है, तो वृक्क का क्या काम है? तो खून की सफैया करना। खून जो जाती है उनमें अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जो विटामिन, प्रोटीन जो भी हैं सब मिला हुआ है, तो इसको साफ करने का काम कौन करता है? तब वृक्क करता है। ठीक है, तब वृक्क का काम कितने? तब पहला तो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना, आवश्यक चीजों को सोख करके पुनः रक्त में वापस कर देना। ठीक है, जो आप खाए रक्त में मिल गया और रक्त वो पचुचने के बाद कहाँ जाएगा? फिर से वृक्क में। तो ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा जो भी हैं वो क्या हो जाएगा? वहां छना जाएगा। छनने के बाद जो शुद्ध है उसको वापस रक्त में भेज देता है, अशुद्ध को अबाही धमनी से मूत्राशय में भेज देता है। तब वृक्क का काम समझ गए? ऐसे वह काम तीन स्तरों में करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, ट्यूबुलर सर्वन। याद रखेंगे, वृक्क कितने स्तरों से काम करता है? तीन। पहला है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सर्वन और ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ठीक है, लेकिन यह कितने स्तरों में काम करता है? यहाँ पर दो ही पूछ रहा है तो आप दो ही लिखेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सर्वन। यानी यूं समझिए देहाती हिसाब में कि रक्त से शुद्ध चीज को छान कर निकाल लेना,
पुनः रक्त में भेज देना, अशुद्ध चीज को बाहर निकाल देना। कोई दिक्कत? चलिए आगे हमारा है वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने। देखिए वृक्क केवल काम नहीं करता है, वृक्क के अलावे भी अंग होते हैं। तो कौन कौन होती है? तो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। हमारे वृक्क से संबंधित कितने अंग हैं? 3। और कौन कौन? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। कोई दिक्कत? कौन कौन? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। आगे हैं वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तब वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम है नेफ्रॉन। याद रखेंगे, वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई का क्या नाम? नेफ्रॉन। अगर आपसे कोई पूछे कि वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा उसका नाम है नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे हम लोग? नेफ्रॉन बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग? नेफ्रॉन। कोई दिक्कत? आगे यानी कि वृक्क जो बनी होती है, तब वृक्क के अंदर में 15 से 16 वृक्क शंकु होती है, और इन वृक्क शंकु के भीतर लगभग कितने? 10 लाख छोटे छोटे नली जैसी संरचना होती है, इसको कहते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ही वृक्क का सारा काम करता है, नेफ्रॉन से ही बना होता है, नेफ्रॉन से ही काम होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। आगे हैं मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी? तभी तुरंत बताएं, नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 10 लाख। याद रखेंगे कितनी होती है? 10 लाख। 10 लाख का मतलब हुआ 10 पर 5 को जीरो, लाख का मतलब अगर कितना होता है? 5 जीरो। तो 10 लाख है तो 10 पर कितना जीरो? 5 जीरो। आगे हैं पौधों में गैसीय अपशिष्ट का उत्सर्जन कहां से होता है? देखिए ध्यान देंगे, जो पौधे होते हैं ना, तब पौधे अपने गैसों का उत्सर्जन कहां से करते हैं? तो रंध्र से। पत्ती में छोटे छोटे महीन महीन क्या पाई जाती है? छिद्र पाई जाती है। इसी छिद्र से वह क्या करती है? धीरे धीरे अपनी गैस को निकालते रहती है। तब पौधों में गैसीय अपशिष्ट का उत्सर्जन कहां से होता है? रंध्र से होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हैं जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? जीवों के शरीर से जो विषाक्त पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन। जैसे हम जो खाना खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, तो शरीर में कुछ ना कुछ विषाक्त पदार्थ बनता है ना, तो ये विषाक्त पदार्थ को हम लोग शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? उत्सर्जन कहते हैं। जीव शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? उत्सर्जन कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे हैं जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन किस क्रिया द्वारा? तो उत्सर्जन द्वारा। देखिए हमारे शरीर में जो जल का संतुलन है किस द्वारा होता है? उत्सर्जन द्वारा। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब ज्यादा हम लोग पानी पी लेते हैं तो हमारे शरीर से मूत्र का त्याग ज्यादा होता है, नहीं होता है? पानी कम पीजिएगा, मूत्र का त्याग कम होगा। यानी कहने का अर्थ है कि आपके बॉडी में अगर ज्यादा पानी चला गया तो उत्सर्जन द्वारा ज्यादा पानी बाहर निकल गया, अगर पानी कम गया तो उत्सर्जन कम हुआ। यानी आपके शरीर में जल को बनाए रखता है कौन? उत्सर्जन। ठीक है, तो हमारे शरीर में जल के संतुलन को कौन बनाए रखता है? उत्सर्जन रखता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा क्या? हमने पढ़ा था कि देखिए हमारे शरीर में जो जल है, सॉरी मूत्र बनते हैं, तब मूत्र में 96% क्या रहता है? जल। देखिए हमारे मूत्र में कितने? 96% जल रहते हैं और 4% ठोस कण होते हैं। लेकिन हमें तो वो पूछ ही नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है कि मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी? तो 96%। 4% ठोस कण होते हैं, याद रखिएगा, उनमें 2% यूरिया, बाकी 2% में अन्य चीज रहते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा क्या कि मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा कितना? 96। आगे चलेंगे हम लोग। कहता है कि यदि वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य अति विकसित मशीन द्वारा संपादित कराया जाता है, वह क्या कहलाता है? देखिए हमने बताया था, पिछले दिन पढ़ा था कि मान लीजिए हम लोग अब ठीक ठाक से चल रहे हैं, अचानक हमारा जो अपना वृक्क है वो काम करना बंद हो जाए। अगर वृक्क काम करना बंद कर दिया तो हम लोगों में उत्सर्जन होगा नहीं, तो हमारी मृत्यु हो सकती है, नहीं हो सकती है? क्योंकि वृक्क होगा नहीं तो या तो सब आवश्यक चीज भी मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाए, या छनैया का काम नहीं होगा तो फिर मूत्र शरीर में बनेगा ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमारी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया है, जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या किया है, एक अत्याधुनिक विकसित मशीन बनाया जिसका नाम है हीमोडायलिसिस। वो क्या कर दिया जाता है? वृक्क का काम वही करता है, मैंने साफ करने, खून को साफ करने का काम कौन करेगा? हीमोडायलिसिस। तो प्रश्न कह रहा है आपसे
कि ब्रिक के क्षतिग्रस्त हो जाने पर, यानी ब्रिक जब नष्ट हो जाती है तो उसका काम एक अत्याधुनिक मशीन द्वारा कराया जाता है। इस मशीन को क्या कहते हैं हम लोग? तो हीमोडायलिसिस मशीन कहते हैं। याद रखेंगे ना, जब अपना ब्रिक काम करना बंद कर दे तो कौन मशीन? आगे, पौधों के उत्सर्जन संबंध रेजिन और गोंद पौधे के किस ऊतक में? तो याद रखेंगे, पौधों में उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह उसके पुराने जो जाइलम है, पुराने जाइलम में स्थित रहते हैं। पौधों में जो मतलब क्या कहते हैं उसको, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, गोंद हैं, रेजिन है, टेनिन है, लेटेक्स हैं, ये सब कहाँ जमा रहते हैं? पुराने जाइलम में। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? ये पुराने जाइलम में स्थित होते हैं। आगे हमारा है, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्र के अतिरिक्त कहां से? तो देखिए, पौधा में तो हम अभी बताए कि पत्ती में क्या पाई जाती है? महीन महीन छिद्र पाई जाती है। इसी छिद्र से वह अपनी पानी को निकालते रहता है, उत्सर्जन की क्रिया निकालती रहती है। इसी छिद्र से गैस को निकालती रहती है, नहीं निकालती है? लेकिन रंध्र के अलावे और कहां से? तो याद रखेंगे, उसको कहते हैं हम लोग वात रंध्र। क्या कहते हैं हम लोग? वात रंध्र। कोई दिक्कत? पौधों में रंध्र के अलावे कहां से? वात रंध्र। ठीक है, आगे हैं, बबूल के पौधों से निकलने वाले गोंद पौधे में होने वाले किस क्रिया के कारण? तो याद रखेंगे, उसका नाम है चयापचयी। पौधों में जो बबूल में जो निकलती है जो गोंद, वह किसके कारण? चयापचयी क्रिया। याद रखेंगे, किसके कारण? चयापचयी क्रिया के कारण गोंद निकलती है। वो देखे होंगे जब बबूल का पौधा के पास गए होंगे तो लाल लाल इतनी इतनी को ना दाना दाना जैसा टिकुली की तरह निकला रहता है, नहीं रहता है, वो लस्सा रहता है, गोंद रहता है। ठीक है, वह किसके कारण निकलती है? तो चयापचयी क्रिया। याद रखेंगे। तो हम पढ़ रहे थे, ये हमारे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन 17 हैं, किसके? क्लास 10th बायोलॉजी के आ रहे हैं। बायोलॉजी के जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है ना? तो आप इसको थोड़ा सा देखते रहेंगे, ठीक है, इसको याद कर लेंगे, जहां तक जो संभव होगा पूछिएगा हमसे, ठीक।